हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग 18 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे। ये हमारा बीपीडी ड्राफ्ट है जो कि आप लोग हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। यह दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में तीनों फॉर्मेट्स में डेली, वीकली और मंथली में उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाएं और इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस बीपीडी ड्राफ्ट को एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर एनालिसिस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस को छोड़ के जाते हैं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। सही आंसर्स इसके मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि रिसेंटली पीएम मोदी अनाउंस्ड आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, दिस इज एसोसिएटेड विद। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, यानी कि अनाउंस किया था। तो आपको बताना है कि चारों में से किस चीज से एसोसिएटेड है। आरोग्य मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेज, यानी कि किसी भी जो रोग है उन सबसे छुटकारा पाना, एक तरीके से रोग लगा रहा उनसे भी। तो आरोग्य मैत्री मतलब मित्रतापूर्ण, एमिटी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आरोग्य मैत्री ये आपका डिजीजेस, यानी कि किसी भी अगर कंट्री में, और वो कंट्री कैसे रहनी चाहिए? डेवलपिंग, यानी कि विकासशील देश रहना चाहिए। तो किसी भी विकासशील देश में जब भी कभी इसेंशियल मेडिकल सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो वो भारत भेजेगा, और इस प्रोजेक्ट को बोला गया है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। तो दिस प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग नेशंस। किसी भी डेवलपिंग नेशन में अगर किसी भी मेडिकल सप्लाई की जरूरत है जो कि इसेंशियल है, तो उसको इंडिया भेजेगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? आरोग्य मैत्री के तहत। किसी स्पेशल कंट्री का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, किसी भी विकासशील देश के लिए ये किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? यूरोपीय जो देश है उसमें मैक्सिमम देश का एक गुट है जो एक सम्मिलित रूप से एक देश की भांति कार्य करते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो ये 1993 में फाउंड हुआ था। ठीक है, 1993 में। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, इसके सही आंसर्स आपको ए और डी रिस्पेक्टिवली मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन से जो पहली न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है वह है श्रीलंका टू इंट्रोड्यूस इट्स स्टाम्प विथ जवाहरलाल नेहरूज पोर्ट्रे ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। 4 फरवरी को श्रीलंका अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। तो जो आने वाला 4 फरवरी है, इसका 75th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की जाएगी श्रीलंका के इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस की। तो इस उपलक्ष्य पे श्रीलंका ने जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रे को पोर्ट्रे करते हुए एक स्टाम्प वहां पे इंट्रोड्यूस किया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रे के तौर पे एक स्टाम्प को वहां पे रिलीज किया था या इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो वही न्यूज यहाँ पे लिखी गई है, किसके नाम पे? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, श्रीलंका। इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज जो अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में थी वह ये थी कि श्रीलंका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? साबरागेमुआ या फिर साबरगेमुआ, आप जिस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना चाहें, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस इसमें हो जाता है। तो साबरगेमुआ या साबरागेमुआ यूनिवर्सिटी है श्रीलंका में। यहाँ पे हिंदी चेयर को स्टैब्लिश किया जाएगा, बेसिकली इंडिया के कल्चर को उनके साथ फैमिलराइज करने के लिए, ताकि श्रीलंका के स्टूडेंट इंडियन कल्चर से फैमिलराइज हो सके। उस चीज को बढ़ावा देने के लिए इस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर को स्थापित किया जाएगा, जहां पे हिंदी के फैकल्टी इंडिया से जाएंगे। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? साबरगेमुआ यूनिवर्सिटी। तो ये न्यूज भी अभी चर्चाओं में थी। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल आपको श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे देखने के लिए मिल जाएगी, और कोलंबो भी है, लेकिन इसकी जो मेन राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्देना है, और यहाँ के प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे हैं। ये तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस न्यूज से मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेक्शन हमारा अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय से एक ही न्यूज बनी है इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय से जो न्यूज बनी है वह है वियतनाम प्रेसिडेंट रिजाइंड एमिड मेजर एंटी करप्शन पर्च। वियतनाम। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हाल ही में किस कंट्री के राष्ट्रपति ने एंटी करप्शन यानी करप्शन के उन पर चार्जेस लगे हुए थे उसको उसके
आधार पे वहां पे क्या कर दिया उन्होंने, रिजाइन कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। तो वियतनाम प्रेसिडेंट गुयेन जुआन फू, थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस अगेन हो जाएगा, गुयेन जुआन फू हैज रिजाइंड आफ्टर डेज ऑफ रूमर्स ही वाज अबाउट टू बी सेट। वहां पे काफी समय से ये रूमर्स चल रहे थे कि वो निकाले जा सकते हैं, जब उनके मतलब वहाँ पे एंटी करप्शन ड्राइव चल रहा था उस कंट्री में, और वहाँ पे कई सारे मिनिस्टर्स को वहाँ पे निकाला गया था, फायर किया गया था। तो ये न्यूज चल रही थी कि अभी अब प्रेसिडेंट को भी सैक किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इन्होंने खुद ही वहाँ पे क्या कर दिया है, अब रिजाइन कर दिया है। तो क्या नाम है इनका, गुयेन जुआन वू, ये इनका नाम है। और क्या जान सकते हैं वियतनाम के बारे में, यहाँ की कैपिटल हनोई है, वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के फार्म मिन चिन क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके आगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यूएन डिक्लेयर्ड पाकिस्तान बेस्ड अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल टेररिस्ट। अभी क्या किया यूनाइटेड नेशन ने, अब्दुल रहमान मक्की इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। ये पाकिस्तान पे बेस्ड था, पाकिस्तान में था, ये रहता था, तो इसको वहां पे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपसे पूछी जा सकती है। लश्कर तैयबा इसका एक हिस्सा था, जिसको अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 8 या 10 दिन पहले, उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था अंडर यूएपीए। यूएपीए के तहत उसको क्या किया गया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको घोषित किया गया था। आपको बताना है कि वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो अब अब्दुल रहमान माकी को ग्लोबल टेररिस्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है यूएनएससी के द्वारा। इस पे रोक लगाया गया था चाइना के द्वारा, इसको पहले रोका गया था, लेकिन अभी चाइना ने अपना इस पे जो रोक लगाया था, ऑब्जेक्शन था, उसको हटा लिया, लिफ्ट कर लिया। किसी को नहीं पता कि किस रीजन की वजह से उन्होंने इसको लिफ्ट किया, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपने ऑब्जेक्शन को उन्होंने हटा दिया, और उसके बाद इसको यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका नाम अब्दुल रहमान मक्की। आगे बढ़ते हैं, यूएन के बारे में 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना दिवस होता है। हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क में होते हैं। सेक्रेटरी जनरल काफी लंबे समय से कौन है, एंटोनियो गटरेज हैं। अब बढ़ते हैं राज्य यानी कि स्टेट्स की तरफ। स्टेट्स से जो न्यूज इंपॉर्टेंट बन के आई है, वह पहली न्यूज है कांति वेलुगु के बारे में। तेलंगाना के सीएम ने लॉन्च करी कांति वेलुगु, और एक्चुअली ये पहले हो चुकी है लॉन्च, अभी इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है। सेकेंड फेज लॉन्च किया गया कांति वेलुगु का, कहाँ पे, खम्माम में, और तेलंगाना में ये है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर विल लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ कांति वेलुगु इनिशिएटिव। कांति वेलुगु का सेकेंड फेज इसको इनिशिएट किया जाएगा, वहां पे इनिशिएटिव का स्टार्ट किया जाएगा, वहां पे 19 जनवरी से इसको शुरू किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट दिस इज अबाउट, कि कांति वेलुगु किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जहां पे कैंप्स लगा करके लोगों के आई को स्क्रीन करके उनको टेस्ट किया जाता है कि आई की हेल्थ कैसी है, आईज की। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अंडर द कांति वेलुगु फ्री आई स्क्रीनिंग विल बी हेल्ड एट द स्पेशल हेल्थ कैंप्स फॉर 100 डेज। 3 महीने यानी कि 100 दिन तक यहाँ पे 1500 मेडिकल टीम्स के द्वारा आई स्क्रीनिंग की जाएगी लोगों की फ्री में। द फर्स्ट फेज ऑफ कांति वेलुगु वाज कंडक्टेड फॉर 8 मंथ्स। पहला वाला जो था 8 मंथ के लिए, यानी कि लगभग 240 दिन के लिए किया गया था, और अब वाला कितने दिन के लिए, लगभग 100 दिन के लिए है। द हेल्थ कैंप्स विल कमेंस ऑन 19 जनवरी, 19 जनवरी से शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना की बात चल रही है। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषाई आधार पर जिसकी स्थापना हुई थी वो कौन है, तेलंगाना ही है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री, और तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज जो आपकी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स से आई है वो यह है कि शाहरुख खान को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर एक्टर घोषित किया गया है। एज पर अ रिसेंट लिस्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा रिलीज की गई एक रिसेंट लिस्ट के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के तीसरे सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं, जिनकी वर्थ है कितनी, $770 मिलियन है। ठीक है, दिस इज लेड बाय, सबसे पहले कौन है, सेनफील्ड स्टार जेरी सेनफील्ड एंड टेलर पेरी, इनकी जो है $1 बिलियन है। इन दोनों के बाद कौन है, ड्वेन जॉनसन है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे 2 जेरी सेनफील्ड एंड टेलर पेरी, उसके बाद है आपके ड्वेन जॉनसन जिनकी $800 मिलियन इसकी वर्थ है। इनकी 3rd नंबर पे आते हैं आपके शाहरुख खान आते
है। शाहरुख खान ने किसको पीछे किया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शाहरुख खान ने किसको पीछे किया है, टॉम क्रूज को। काफी फेमस है टॉम क्रूज, इसको इनको पीछे कर दिया है। इसके बाद क्या क्या है ये आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं। शाहरुख खान थर्ड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। सेंटर पुट नीला कुरिंजी ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट। जो नीला कुरिंजी है इसको इन्होंने क्या कर दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 के तहत इनको प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिस्ट में डाल दिया है। प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में डालने से होगा ये कि अगर कोई भी व्यक्ति इन प्लांट्स को अपरूट करता है या डिस्ट्रॉय करता है तो उन पे फाइन लगाया जा सकेगा 25,000 रुपए का, और साथ ही उनको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। तो यह यहाँ पे किया जा सकता है, इसलिए इसको अब क्या कर दिया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 के तहत इनको प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। इनका नाम पढ़ लेना अब, नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सारा का सारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF, जिनके मिनिस्टर हैं कौन, भूपेंद्र यादव। केंद्र मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड, राइटर के वेनु को अभी पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड दिया गया। पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड जो कि 2022 का है, किसको सौंपा गया है, किनको दिया गया है, के वेनु को दिया गया है फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है क्या, ओरेन वेसानांतिन काथा। इनकी लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है, अलग अलग करके पढ़ेंगे, ओरेन वेसानांतिन कथा, कथा, ये क्या है आपका, कथा लिखा हुआ है, ठीक है, कथा, इस तरीके से। तो इसको पढ़ लेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, या फिर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो के वेनु इसका नाम हो जाएगा। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड। ये पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार दिया गया है, किसी राइटर को मिलने वाला अवार्ड है, तो ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। फेडरल बैंक के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका मेन मकसद क्या है, टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड रिकॉग्नाइज राइटर्स फॉर देयर कल्चरल कंट्रीब्यूशंस। राइटर्स को उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशंस के लिए और लिटरेचर के क्षेत्र में इसको सराहना देने के लिए इस अवार्ड को स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, ऑबिचुअरीज। ऑबिचुअरीज में देखते हैं, मुकर्रम जा, ठीक है, मुकर्रम जा, इनकी डेथ हो गई। ये कौन, निजाम हुआ करते थे हैदराबाद के। मुकर्रम जा 89 साल की उम्र में, जो कि ग्रैंडसन थे 7th निजाम मीर कासिम अली खान बहादुर। इनका नाम आपने सुना होगा, मीर कासिम अली। इनके ग्रैंडसन हुआ करते थे कौन, मुकर्रम जहां, निजाम थे हैदराबाद के ये भी। तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, ये भी आप टर्की में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम से एक चीज याद आती है कि अभी हाल ही में यूएस ने ऐलान किया कि ये फंड करेगा, यूएस फंड करेंगे किसको, पैगा टूम्स को रिस्टोर करने के लिए। पैगा टूम्स यानी कि जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, उनके जो काफी क्लोज माने जाते थे पैगा फैमिली के लोग, तो पैगा फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके ही टूम्स को क्या बोला गया, पैगा टूम्स, जो कि आर्किटेक्चरल की खूबी के लिए काफी जाने जाते हैं। तो उसके लिए उनको रिस्टोर करने का काम कौन करेगा, यूएस। तो यूएस इसके लिए फंड करेगा। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो आज के सारे सेक्शन से यही न्यूज इंपॉर्टेंट थी। आज कम न्यूज थी लेकिन इतनी थी इंपॉर्टेंट थी। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप लोग हमारे ड्राफ्ट को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब अंत में आपके लिए 2 क्वेश्चन हमेशा की तरह, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सिकंदराबाद हैदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, इट इज डैश वंदे भारत ट्रेन। कौन से नंबर की वंदे भारत ट्रेन अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करी है, 5, 6, 7, 8, 9 आपको बताना है। सेकंड है, विच कंट्री टाइटन्ड इट्स बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस रिसेंटली। अभी इन 5 में से एक कंट्री है जिसने, वहां पे पहले से लॉ लगा हुआ था, रूल था कि वो वहां पे स्मोकिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसको और ज्यादा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। अब टोटल बैन एक तरीके से वहां पे लगा दिया गया, टोटल बैन लगा दिया गया। तो कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ये वीडियो। इसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। अब लास्ट में एक जो बेहद इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना है SSC रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या फिर इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस
इन्फोग्राफिक्स, कुछ भी चीज़ है आपको यहाँ पे टाइमली मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे जाकर इसको फॉलो कर लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही हमारे चैनल को YTA चैनल SSCB को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आप इम्पॉर्टेंट कंटेंट को मिस ना करें और टाइमली अपडेट रहें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करके जारी रखिएगा। कोई आपके सुझाव होते हैं, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप हमसे, या फिर कोई शिकायत, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हमें बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि हम लोग उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।